वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 11:30 बजे के इस 50 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे आपकी एक क्लास चलती है जिसमें मैं चर्चा करता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का ऑब्जेक्टिव है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से आपको ढेर सारी बातें सिखाना। ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकती हैं, आपके एग्जाम के लिए जो संभावित हैं, पॉसिबल हैं, उन बातों पर चर्चा करना। थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, उन बातों पर भी चर्चा करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। आई होप आप सभी इस चर्चा सत्र को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी कर सकते हैं। इसके पहले की जो क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट है जो अगर आप चाहें तो पढ़ के पूरी की पूरी पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। जैसे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा और देखिएगा, मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई है प्री के लिए। इसमें लगभग 50 वीडियो के आसपास हैं। ठीक, 20 मिनट शो में प्रैक्टिस कराई है जिसमें लगभग 400 सवालों पर प्रैक्टिस है, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस दोनों उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ढेर सारी ऐसी मैराथन क्लास हैं जो मैंने ली है अलग अलग टॉपिक पर, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो अभी आपकी करंट सीरीज चल रही है जिसमें अभी आप मुझे देख रहे हैं, इसमें भी पिछले 30-40 सत्रों में ढेर सारी सवालों पर प्रैक्टिस हुई है। चलिए तो शुरू किया जाए। सवाल थोड़े बड़े हैं, थोड़े टफ हैं, लेकिन बड़े सवाल या टफ सवाल लाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आपको दिखाना कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, इतने बड़े बड़े सवाल करा रहा हूँ। इसके पीछे का बस इतना सा ऑब्जेक्टिव होता है कि सवाल थोड़े बड़े रहते हैं तो ढेर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सवाल की व्याख्या में आपको बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 355 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 355 के संबंध में, 355 के संबंध में विचार करना है। पहला लिखा हुआ है कि आर्टिकल 355 जो है, अनुच्छेद 356, संघ और राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य थोपता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से संघ को राज्य सरकार को कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 355 के तहत संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने पर राज्य की विफलता स्वचालित रूप से 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अनिवार्य कर देगी। मतलब समझिए जरा सा, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई आर्टिकल 355 जो आपका है, ये यूनियन को राज्यों पर किसी भी प्रकार का, राज्यों में इंटरनल डिस्टरबेंस होता है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उससे राज्यों को बचाए, ये ड्यूटी है यूनियन की। पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन कह रही है कि भाई बट इट डज नॉट इंडिपेंडेंटली अथॉराइज द यूनियन टू इशू एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से यूनियन को, स्टेट को एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जारी करने के लिए अथराइज नहीं करता है, निर्देश के लिए अथराइज नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पहला। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा हुआ है कि अगर 355 के तहत संघ के किसी निर्देश का पालन करने में राज्य विफल हो जाए तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। सवाल अच्छा है, ध्यान से यदि आप सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है इस सवाल को। अगर आप सोचे कि इस सवाल को आप पढ़ें ना और सवाल का जवाब दे लें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल में ट्रैप भी है, सवाल कॉन्सेप्चुअल भी है ना। सवाल पहली चीज समझना जरूरी है। अगर आप सवाल समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अगर आप आर्टिकल 355 पढ़े तो अनुच्छेद 356, माफ कीजिएगा 355 के तहत ये बात डील हो रही है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। ये यूनियन का कर्तव्य है, यानी ये यूनियन की ड्यूटी है। किस बात की ड्यूटी है यूनियन की? तो ये संघ का कर्तव्य है, ये संघ की ड्यूटी है कि वो राज्यों को, स्टेट को बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण और इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक अशांति से बचाए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये यूनियन का क्या है? कर्तव्य है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों में नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो इन
बातों को राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जैसे प्रोविजंस को ये जस्टिफाई कर रहा है। राष्ट्रपति शासन या नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो यूनियन मजबूत हो जाता है, केंद्र मजबूत हो जाता है। तो केंद्र मजबूत हो रहा है, केंद्र के पास शक्तियां जा रही हैं, तो केंद्र की ये ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है। ये बात जस्टिफाई हो रही है इस आर्टिकल के थ्रू। लेकिन 355 से ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे, वो 365 है। 365 है कि जब राज्य केंद्र के निर्देश को पालन करने में विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है। यहां जो लिखा, ऐसा नहीं है कि यूनियन स्टेट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, है ना। केंद्र राज्यों को निर्देश नहीं दे सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं दे सकती, दे सकती, लेकिन 355 इस बात के लिए इंडिपेंडेंटली अथराइजेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है कि अधिकृत नहीं करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अब भाई जब निर्देश ही नहीं हो रहा है तो निर्देश का न पालन करने का सवाल ही नहीं उठता है ना। अब ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन अगर 365 के लिए लिखी जाती और ये स्वचालित काट दिया जाता तब सही होता। ये 365 क्या कहता है? 365 ये कहता है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, तब इस बात का आधार बनेगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तब इस बात का आधार बनेगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, आंसर होगा आपका केवल एक। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी ऐसे विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है जो उनकी राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है। गवर्नर इज बाउंड टू रिजर्व एनी बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर दैट इन देयर ओपिनियन वुड डेरोगेट द पावर ऑफ हाई कोर्ट। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वंस अ बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, द गवर्नर सीजेस टू हैव एनी फर्दर रोल और स्टेटुअरी पावर ओवर द स्पेसिफिक बिल। एक बार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं रह जाती। अगला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए गैर धन विधेयक को वापस करते हैं तो राज्य विधानमंडल को इसे 6 महीने के भीतर पारित करना होगा और दोबारा पारित होने पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। यानी ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, गैर धन विधेयक की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट यदि नॉन मनी बिल को रिटर्न करता है स्टेट लेजिस्लेचर को तो उसे 6 महीने के अंदर स्वीकृति देनी होगी और प्रेसिडेंट को भी उस पर अशर्त देना होगा, यानी अपनी सहमति देनी होगी। ठीक, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अच्छा है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, एक बात समझिए कि कोई भी विधेयक, अब गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों का रोल बताता हूँ राज्य के विधेयकों पर। ये मान लो कोई बिल है, कहाँ की बात हो रही है? यूनियन की बात हो रही है या स्टेट की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है स्टेट की। ठीक है, स्टेट में कोई विधेयक आया, ठीक, और ये स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य विधानमंडल में पारित हो गया। ठीक, अब स्टेट लेजिस्लेचर में एक सदन है या दो सदन है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य है। ठीक, राज्य विधानमंडल में ये पास हो गया, हैप्पी बर्थडे। चलो, अब यहां पास हुआ, अब पहुंचा किसके पास? गवर्नर के पास। राज्यपाल के पास पहुंचा तो राज्यपाल राज्य लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में पारित विधेयकों के साथ क्या क्या कर सकता है? तो या तो सिग्नेचर करेगा या वापस करेगा, ठीक है,
या सुरक्षित रखेगा, डिनाई करेगा, मना करेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देगा। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या रख लेगा? सुरक्षित रख लेगा। ये है अनुच्छेद 200 के तहत उसको ये पावर है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट आपको देखना है कि वापस सिर्फ ओनली नॉन मनी बिल को कर सकता है, सिर्फ गैर धन विधेयक को कर सकता है, धन विधेयक को ये वापस नहीं कर सकता। राज्यपाल की बात कर रहा हूं मैं, वापस नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात ये आप समझ गए। या सिग्नेचर करेगा, वापस ऑर्डिनरी बिल को कर सकता है, मनी बिल को नहीं कर सकता। या रोकेगा, या राष्ट्रपति के अब राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को रख सकता है वो, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा विधेयक है जिसको रखना जरूरी है? हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सवाल में भी दिया गया है कि अगर कोई विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, जैसे यहां पर लिखा है ना सवाल में कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, तो ऐसे में उसे रखना ही होगा विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना ही होगा। क्लियर बात? अब जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया गया, राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा तो अब गवर्नर का रोल समाप्त हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास विधेयक पहुंच जाता है तो गवर्नर का रोल समाप्त हो जाता है। अब प्रेसिडेंट उस पर चाहे सिग्नेचर करे, चाहे उसे वापस करे, चाहे उसे रोके, ये राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, उन्होंने फिर से पारित करके भेज दिया, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? वो गवर्नर के साथ ऐसा होता है कि गवर्नर बाध्य होता है। तो यहां सवाल पर आप आइए, देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी ऐसे विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाउंड है जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करे। तो ये तो सही लिखा है, ठीक है। अगर राज्यपाल ने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो उसकी कोई भूमिका शक्ति नहीं रह जाती है, ये भी सही लिखा हुआ है। अगला, राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए गैर धन विधेयक को वापस करता है तो 6 महीने के भीतर पास करना है, फिर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। क्लियर बात? अब इसमें सवाल देखो क्या है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन लिखा हुआ है केवल एक। तो केवल एक का मतलब ओनली वन नहीं, केवल, माफ कीजिएगा, केवल एक का मतलब ये नहीं है कि जो पहला स्टेटमेंट की बात हो रही है। केवल एक का मतलब यहां पर यह है कि तीनों में से कोई भी अगर सही होगा तो हम केवल एक लगा के आएंगे। केवल दो का क्या मतलब है? केवल दो का मतलब यह है कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो सही होगा तो हम केवल दो लगा के आएंगे। ठीक है, चाहे ये दोनों सही हो जाए, चाहे ये दोनों सही हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम बी लगा के आएंगे क्योंकि दो इसमें सही है। चलो आगे आते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड है, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, लिखा हुआ है संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सत्र के दौरान और 40 दिन पहले और 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में। ध्यान से पढ़ना भाई, ट्रैप लगा हुआ है। लिखा हुआ है कि संसद सत्र के दौरान, सत्र के 40 दिन पहले और बाद में संसद के सदस्यों को किसी भी सिविल और क्रिमिनल मामले में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी सिविल और क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहला लिखा है। ठीक है, दूसरा आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 105 के तहत संसद में वाक स्वतंत्र पूर्ण है और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत कोई भी जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कुछ जो चाहो वो बोलो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तीसरा लिखा हुआ यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एकदम अब्सोल्यूट है, सांसदों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, बाहर कुछ भी चैलेंज नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन है। अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच से अदालतों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। प्रक्रिया है ना, कोर्ट आर कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम द इंक्वायरिंग, माफ कीजिएगा, फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। यानी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट का कोई भी रिव्यू नहीं होगा। संसद की कार्यवाही में न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी प्रोसीजर पर किसी भी प्रकार का सवाल या किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं किया जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो आओ देखो थोड़ा सा हम लोग, भारत देश में यदि आप सेपरेशन ऑफ पावर को देखें तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में भी शक्तियों का आपको पृथक्करण नजर आता है। संसद को अपने को रेगुलेट करने की शक्ति है, संसद को अपनी कार्यवाही चलाने की शक्ति है, संसद की अपनी कार्यवाही का निर्माण करने की भी शक्ति है। संसद कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, ये संसद स्वयं नियम बना सकती है और इसकी कार्यवाही में किसी भी प्रकार का कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस यानी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका लिखा था, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि संसद की किसी भी कार्रवाई यानी कोई भी प्रोसीडिंग की जो वैलिडिटी है उसका जेआर नहीं होगा। प्रोसीडिंग की वैलिडिटी की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, प्रोसीडिंग की वैलिडिटी का कोई भी जेआर नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात, अब आते हैं संसदीय विशेषाधिकार पर यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर आते हैं। सवाल थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा समय भी लगेगा, व्याख्या में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ केवीसी खेलने आए हैं, 50 मिनट की 45 मिनट की इस क्लास में 45 सवाल करा दिए जाएं, ज़्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर दिया जाए, तो ये उनके लिए नहीं है। जो लोग एक सवाल दो सवाल के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट समझने पर बिलीव करते हैं, सारी चीज़ों के माध्यम से ढेर सारे फैक्ट समझने पर बिलीव करते हैं, उनके लिए सेशन होता है, उनके लिए क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई, यदि आप संसदीय विशेषाधिकारों की बात करें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें, तो हमारे भारत देश में दो तरह के विशेषाधिकार आपको संसद में दिखाई पड़ेंगे। एक तो आपको विशेषाधिकार दिखाई पड़ता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज। इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ये अपना सांसदों का विशेषाधिकार होता है। ये सांसदों का अपना विशेषाधिकार होता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ठीक है। और दूसरा आपका होता है जिसे आप कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज का अर्थ होता है मेरे भाई सामूहिक विशेषाधिकार। क्या बोलते हैं हम इसे? इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज। दैट मीन्स दिस इज योर सामूहिक विशेषाधिकार यानी कलेक्टिव प्रिविलेज, ठीक है। तो एक तो आपका इंडिविजुअल प्रिविलेज है और दूसरा है आपका क्या? दूसरा कलेक्टिव। इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या मिलता है? इसमें संसद का सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान और सत्र के बिफोर 14 डेज 40 दिन पहले और आफ्टर 14 डेज 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सांसदों को, लेकिन सिविल मैटर में ध्यान रखिएगा, सिविल मामले में गिरफ्तारी से छूट है। सिविल मैटर में, नागरिक मामले में गिरफ्तारी से छूट है, न कि क्रिमिनल मामलों में। क्रिमिनल मामलों में आज आप गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, इवन प्रधानमंत्री को भी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी। क्रिमिनल मैटर्स में आज आप अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिमिनल मैटर में कभी भी किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है, कभी भी किसी भी समय क्रिमिनल मैटर में गिरफ्तार किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। दूसरी बात, गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता है सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र मिलता है, यानी संसद के अंदर अगर आप कुछ बोलेंगे तो बाहर किसी जुडिशियल लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं होगा। संसद के भीतर आप कुछ भी बोलेंगे, बाहर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये समझिए, मत समझा करिए कि संसद में आप कुछ भी बोलने का अधिकार है आपको, आप गरियाएंगे नहीं। वहाँ भी एक आदमी बैठा है जो इस बात को देखता है कि आप कानून और संविधान के अनुसार बोलें, वो है वहाँ संसद के पौपा, स्पीकर, चेयरमैन। तो कुछ भी बोलेंगे ना तो वो भी आपको पनिश कर सकते हैं, वो भी आपके उठा मार्शल बुलवा फेंकवा देंगे बाहर, है ना, वो भी जेल भेजने की शक्ति रखते हैं। तो संविधान के अनुसार संसद भी चलेगी, इस बात को भी इंश्योर करने की जिम्मेवारी वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है, वहाँ के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर, चेयरमैन की है। आप कुछ बोलेंगे तो बाहर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं है ये। आप न्यायाधीशों के आचरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जब तक उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो। आप जजेस के आचरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई भी एमपी जजेस के आचरण पर टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो। और उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है कि संविधान के खिलाफ बोलेंगे। वहां भी कोई व्यक्ति है जो इस बात को इंश्योर करेगा कि संविधान के दायरे और कानून के दायरे में रह के ही बोला जाए। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब यह है, सबसे पहली बात तो प्रकाशन, क्या चीज रिकॉर्ड में रखनी है, क्या चीज रिकॉर्ड में नहीं रखनी है, किस चीज का प्रकाशन करने देना है, किस चीज का प्रकाशन नहीं करने देना, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पहली बात, पूरे कैंपस को कैसे रेगुलेट करना है, अपने को खुद को चलाने के लिए क्या नियम कानून बनाना है, वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकेगी, खुद को कैसे चलाना है। सदस्यों को वो निलंबित कर सकती है,
साधारण वारंट के तहत जेल तक भेजने का अधिकार है अपने सदस्य बाहरी दोनों को। ये जेल भेजने वाला जो पॉइंट है इसका अकेले रिव्यू हो सकता है, बाकी किसी का रिव्यू नहीं हो सकता है। जेल भेजने वाले पॉइंट का रिव्यू इसलिए हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। तो ये जो संसद का साधारण वारंट के तहत जेल भेजने का अधिकार है, इसकी अकेले न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आओ सवाल पढ़ते हैं जरा सा। सांसदों को 40 दिन पहले 40 दिन बाद किसी भी नागरिक या आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं, तो क्रिमिनल में छूट मिली है क्या? आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है क्या भाइयों? जी नहीं, आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली हुई है। गिरफ्तारी से छूट आपराधिक मामलों में नहीं मिली हुई है, बल्कि गिरफ्तारी से छूट सिविल मैटर्स में मिली हुई है, यानी सिविल के मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है, ना कि क्रिमिनल मैटर्स में मिली है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूर्ण है, एब्सोल्यूट है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट कर दोगे किसी का तो गरियाएगा भाई वो, पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्ट्रिक्शन चीजें नहीं हो सकती हैं, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से अदालतों को प्रतिबंधित किया गया है। ये बात आपकी क्या है? सही है। ठीक है, देखो दूसरा जो लिखा है कि 105 के तहत संसद में वाक स्वतंत्र पूर्ण है, प्रतिबंधों से पूरी तरीके से मुक्त है, किसी भी प्रकार न्यायिक प्रतिबंधों से। ये बात ठीक है कि अगर सांसद संसद के अंदर बोलता है तो उसे विशेषाधिकार मिला हुआ है। किस बात का विशेषाधिकार मिला हुआ है? वाक स्वतंत्रता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी उसे विशेषाधिकार मिला हुआ है वो बाहर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाहर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत उल्लिखित न्यायिक प्रतिबंधों से मुक्त है। देखो तो एक बात समझना, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, थोड़ा समझिए। संसदीय अनुच्छेद 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, किसको? सांसदों को। सांसदों को जो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है उनमें वाक स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। सांसद संसद के भीतर कुछ भी बोलेंगे, बाहर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सांसद संसद के भीतर भले उनको जेल भेज दिया जाए, स्पीकर भले उनको जेल भेज दे, स्पीकर उनके ऊपर भले कार्यवाही करे, लेकिन बाहर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये जो बात लिखी है कि 105 के तहत संसद में वाक स्वतंत्रता पूर्ण है और वह अनुच्छेद 19, तो ये न्यायिक प्रतिबंधों से तो पूरी तरीके से मुक्त है। ये जो लिखा है ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है कि न्यायिक प्रतिबंधों से पूरी तरीके से क्या है? मुक्त है, ये ठीक लिखा है। लेकिन 105 के तहत संसद में वाक स्वतंत्र पूर्ण है, तो ये देखो इस लाइन से मुझे दिक्कत है। बाहर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद के भीतर क्या पूर्ण है? क्या बताइए? बाहर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद के भीतर आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या? संसद के भीतर क्या आप संविधान के खिलाफ बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से लेंगे कि बाहर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तब तो यह सेकंड आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से ले रहे हैं कि बाहर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा, सांसद कुछ भी बोले, लेकिन सदन के भीतर उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि सदन के भीतर भी उन्हें संविधान और कानून की मर्यादा में रहना है और इस बात को सुनिश्चित करना है स्पीकर चेयरमैन को। अगर इस सेंस में लेंगे तो सेकंड गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई सवाल मैंने ही बनाया है, तो इस सेंस में आप सवाल को लीजिए कि पूर्ण है वाक स्वतंत्र पूरी तरीके से, पूरा परफेक्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ना न्यायालय से ना संसद में, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच सांसदों को मिली है सदन के भीतर। तो क्या ऐसा है क्या? इस स्टेटमेंट को आप इस सेंस में लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ना संसद में ना बाहर न्यायालय में, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। हाँ, तब ये गलत हो जाएगा, तब इसमें ये सही है। ठीक है, पहले जो बताया था उस सेंस में लेंगे तब 2 3 दोनों सही होगा उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगला सवाल आपका देखते हैं। अगला सवाल किससे संबंधित है?
अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही आर्टिकल 19 को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित, यानी कैसे भी नेशनल इमरजेंसी जैसे लगी 19 गयो। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, पहला 19 स्टेटमेंट कह रहा है नेशनल इमरजेंसी लग्यो और 19 गयो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई आर्टिकल 359 अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को ऑटोमेटिकली रूप से निलंबित नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति को उनके प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने को निलंबित करने की शक्ति देता है। अच्छा ठीक है, यानी ऑटो सस्पेंड नहीं होते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होते हैं, ये 359 कह रहा है। ठीक, 359 कह रहा है यानी 359 कह रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 358 359 के तहत आपातकाल के द्वारा पारित कानून आपातकाल समाप्त होने के तुरंत बाद प्रभावी नहीं रहते, उनके तहत कोई भी कार्यवाही अदालत में वाद योग्य हो जाती है। यानी आपातकाल के दौरान अगर पारित कोई कानून है तो आपातकाल समाप्त होने के बाद तुरंत बाद प्रभावी नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं क्या? अरे भाई कानून तो प्रभावी हो सकते हैं ना, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपको उसे आगे बढ़ाना है, आपको उसे आगे नहीं बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना होता है ना। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के सोच के तब सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए, ये कानून का मतलब वही सस्पेंशन जो आपका हुआ है, कंफ्यूज मत हो। सस्पेंशन जो फंडामेंटल राइट का हुआ, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड करने से रिलेटेड। देखिए सवाल है आपका आपातकाल के प्रभाव पर। तो हमारे भारत देश में नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, आपातकाल के प्रभाव में एक प्रभाव यह भी होता है ना, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी में एक इफेक्ट ये भी होता है कि इम्पैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? फंडामेंटल राइट पर, यानी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है मौलिक अधिकार पर? फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे भाइयों, मौलिक अधिकार पर यह प्रभाव पड़ता है, यानी फंडामेंटल राइट पर यह प्रभाव पड़ता है कि आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील कर रहा है कि 20 एंड 21 को छोड़कर जो बाकी फंडामेंटल राइट हैं आपके, 20 और 21 को छोड़कर जो बाकी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड हो सकते हैं का मतलब ऑटो सस्पेंड नहीं हो जाएंगे, निलंबित हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा निलंबित होते हैं। निलंबित होने का मतलब ये नहीं कानून की किताब से पाड़ के फेंक देंगे। निलंबित होने का मतलब ये है कि जिस समय सस्पेंड है उस समय रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी जिस समय निलंबित है उस समय उपचार नहीं मिलेगा। उपचार नहीं मिलेगा यानी रेमेडी नहीं मिलेगी। सस्पेंड की सिचुएशन में कोई भी उपचार नहीं मिलेगा, यानी कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी जो आपके मौलिक अधिकार हैं, बाकी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं, यानी बाकी मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं। निलंबित हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और 358 क्या कह रहा है? 358 ये कह रहा है कि ये जो आपका आर्टिकल 19 है, ये जो आपका आर्टिकल 19 से अनुच्छेद 19 है, ये ऑटो सस्पेंड होगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, कब? जब बाह्य आपातकाल लगा हो, यानी युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर अगर आपातकाल लगा है तब ये ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, यानी स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19। अब देखो क्या लिखा है कि 19 जो होता है वो ऑटो सस्पेंड हो जाता है किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, तो किसी भी पे नहीं, बाह्य आपातकाल में ही ऐसा होगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगी है तभी ऐसा होगा, यानी जब बाह्य आपातकाल लगा है,
एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगी है, बाह्य आपातकाल लगा है, तभी आर्टिकल 19 क्या होगा, सस्पेंड होगा, नहीं तो आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड नहीं होता है, अनुच्छेद 19 आपका सस्पेंड नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है आर्टिकल 359 किसी भी फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को प्रवर्तन के लिए अदालत, हाँ तो बात वही है भाई कि आर्टिकल 359 से ऑटो सस्पेंशन नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ऐसा होता है, तो ये सही है। 358 या 359 के तहत आपातकाल के दौरान पारित कानून, हाँ बिल्कुल, अगर सस्पेंड हुआ है कोई मौलिक अधिकार तो आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद प्रभावी नहीं रहते। हाँ बिल्कुल नहीं प्रभावी रहते, सस्पेंशन तो समाप्त हो जाएगा ना जब इमरजेंसी समाप्त होगी तो। साथ ही साथ आप कोर्ट भी जा सकते हैं, टिंगलिंग टिंगलिंग करके आप कोर्ट जा सकते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो अगर आपके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ तो आप टिंगलिंग टिंगलिंग करके कोर्ट नहीं जा पाएंगे, रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हुआ तब तो रेमेडी मिलेगी ना, यस, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके संबंध में, संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एडजर्नमेंट साइन डाइट टर्मिनेट्स अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, वेयर एज प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस। ये अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है संसद की बैठक को निश्चित काल के लिए समाप्त करता है, जबकि जो ये सत्रावसान होता है ये संसद की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है और सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। यानी साइन डाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर है, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट की पावर है। अगला लिखा है कि सदन के सत्रावसान से उस सदन के समक्ष लंबित सभी विधेयक अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यानी जब सत्रावसान होता है, जब प्रोरोगेशन होता है, तो प्रोरोगेशन होता है तो जितने भी विधेयक पेंडिंग होते हैं क्या वो सारे के सारे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं, सारे के सारे विधेयक समाप्त हो जाते हैं, सवाल ये है। तो देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो मुझे इजी लग रहा है, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि प्रोरोगेशन के बाद समाप्त होते हैं कि नहीं, ठीक। तो देखो आप सबसे पहले तो समझिए है क्या, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ जरा सा अपने भाषा में। एडजर्नमेंट किसे कहते हैं, स्थगन। तो स्थगन का मतलब होता है ब्रेक, यानी जो ये मीटिंग होती है आपकी संसद की, जो ये बैठक है, मीटिंग है, संसद की बैठक जब सस्पेंड होती है ना, बैठक जब निलंबित होती है, सेशन नहीं, बैठक जब निलंबित होती है या ब्रेक होता है, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। नॉर्मल एडजर्नमेंट और साइन डाई एडजर्नमेंट दो प्रकार का एडजर्नमेंट होता है। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में एक निश्चित सीमा होती है, यानी एक डेफिनेट टाइम होता है। 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, 3 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, 1 दिन के लिए किया जाता है, 2 दिन के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, ठीक है। समय बता कर रहे हैं, टाइम बता कर रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल एडजर्नमेंट, ठीक है। दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं साइन डाई एडजर्नमेंट। साइन डाई एडजर्नमेंट क्या होता है, साइन डाई एडजर्नमेंट जिसे साइन डाई स्थगन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइन डाई स्थगन के नाम से जाना जाता है या साइन डाई एडजर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि ये मीटिंग सस्पेंड होती है लेकिन कोई निश्चित सीमा नहीं होती, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है बिना समय बताए, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है, इसे हम साइन डाई एडजर्नमेंट कहते हैं। नॉर्मल एडजर्नमेंट, सामान्य स्थगन और साइन डाई एडजर्नमेंट में डिफरेंस ये है कि एक में समय बताया जाता है, एक में समय नहीं बताया जाता है। ये दोनों पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है, ये दोनों पावर पीठासीन अधिकारी की है, यानी स्पीकर चेयरमैन की है, ठीक है। दूसरा जो टर्म वहां पर लिखा था दैट इज योर सत्रावसान। सत्रावसान जिसे आप कहते हैं प्रोरोगेशन, ये सेशन को ही एंड कर देता है ना। सत्र बुलाना जिसे आहूत करना कहते हैं, यानी शमन करना,
और 17 प्रोरोग करना ये पावर प्रेसिडेंट की है, ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर होती है, ये प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति होती है। इसमें पूरा का पूरा सेशन ही एंड हो जाता है, पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है, इसे हम 17 कहते हैं। एक टर्म और होता है विघटन यानी डिजोल्यूशन। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व होती है। जब एक्सपायर हो जाए तो वो डिसोल्यूशन है, सिर्फ लोअर हाउस डिसॉल्व होता है। ठीक है। एक टर्म होता है कोरम, 1/10। संसद तभी चलेगी जब कोरम मेंटेन हो, यानी 1/10 की संख्या अगर रहे कुल संख्या का, तभी पार्लियामेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है। एक टर्म होता है क्वेश्चन आवर। संसद का जो पहला घंटा 11 से 12 वाला होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद का जो टाइम है वो 0 आवर होता है। ठीक है, शून्यकाल होता है, उसके बाद लंच होता है। खैर ये पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे रिलेटेड भी सवाल आपके यहाँ आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देता है, जबकि 17 बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करता है। सही लिखा है ना। एडजर्नमेंट की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, प्रोरोगेशन की पावर प्रेसिडेंट को है, ये भी सही लिखा हुआ है। 17 से उस सदन के समक्ष, देखो एक बात समझना, एडजर्नमेंट हो तो जो भी काम चल रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइंडाई एडजर्नमेंट, जो भी काम चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोरोगेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेशन जब आता है तो नोटिस देके शुरू कर सकते हैं, बस इतना सा है। समाप्त तो कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सेशन जब आता है, अगला सत्र जब आता है, तो नोटिस देके चीजों को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। समाप्त डिसॉल्व होने में होता है, ध्यान रखना। जब विघटन होता है ना, जब विघटन होता है तब जो है चल रहे कार्य समाप्त होते हैं। विघटन किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा का अगर विघटन हुआ तो उस समय लोकसभा में चल रहे सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो कोई प्रस्ताव हो, चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे वो कोई विधेयक हो, सब समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। लेकिन विघटन जब होता है तब भी कुछ विधेयक पेंडिंग रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर गया है और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यसभा में आया है, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिसॉल्व होने पर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जब बिल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात? चलिए, आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए, अब एक सवाल है आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा और इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सीएजी से संबंधित सवाल है। लिखा हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सीएजी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की जांच के दौरान सीएजी पीएससी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, यानी सीएजी का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। दूसरा कह रहा है पीएससी के पास सीएजी की रिपोर्ट पर भरोसा किए बिना कार्यकारी विभागों द्वारा किए गए गुप्त सेवा खर्च की जांच करने की शक्ति है, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर की जांच करने की शक्ति है। सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रैप है भाई, ध्यान रखना। पीएससी के सदस्य के रूप में निर्वाचित मंत्री के लिए कहा जा रहा है कि मंत्री पीएससी के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से सदस्य नहीं रह जाता। है ना? अच्छा सवाल है। कितने सही हैं ये आपको बताना है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करिएगा और ज़रूर करिएगा। अगर कहा जाए तो थोड़ा कोशिश किया करिए, पढ़ा किया करिए, गूगल किया करिए और किया करिए। ठीक है, चलिए। तो सेशन कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कि आपने एंजॉय किया या नहीं एंजॉय किया। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि ये भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, कोई बातचीत के लिए, डाउट के लिए, कोई दिक्कत आ रही कोर्स वगैरह परचेज करने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जान ही रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए। मैं इतना बड़ा रीलबाज मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, इसके साथ ही ध्यान रखिए कि इस समय हमारे स्टडी आईक्यू के द्वारा एक सफलता सेल चल रही है, जिसमें आपको मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मेरे भाई मिल रहा है? 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, 70% का ऑफ मिल रहा है इस समय। ठीक है, अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 928999
6923 9289996923 इस पर कॉल करिए और इस पर कॉल करके मेरा नाम बताइए। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी, ठीक है। और ये कोड बताइए VL लाइव। तो इस पे ये कोड अगर आप बताएंगे तो ये आप डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। मेरा नाम बताएंगे तो ये मेरी टीम है, आपको पूरी की पूरी सलाह देगी, पूरा का पूरा गाइड करेगी कैसे तैयारी करना और बैचेज के बारे में बताएगी। एक मैं आपको बता देता हूँ बैच के बारे में, यदि आप देखें तो हमारे यहाँ सबसे जो पॉपुलर बैच है, सबसे पॉपुलर बैच हमारे यहाँ जो है वो है आरंभ। कौन सा है भाई? आरंभ सबसे पॉपुलर बैच। आरंभ बैच एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ये बाईलिंगुअल बैच होता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे, यानी इंग्लिश मोड में ये चलता है। दोनों माध्यम के एस्पिरेंट इसमें एनरोल कर सकते हैं। तैयारी के लिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? तो तैयारी के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री देते हैं, करंट अफेयर की मैगजीन देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, 4 साल की वैलिडिटी देते हैं। पूरा सिलेबस हम 1100 प्लस घंटे में लाइव मोड में हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 साल तक आपको बैच में एक्सेस मिलता है। 5 कोर्सेज आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 5 कोर्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कौन कौन से 5 कोर्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं? एक NCERT का कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एक प्री का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, एक मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। प्री का, मेंस का, आंसर राइटिंग का कोर्स, साथ ही साथ MCQ का एक कोर्स और एक फाउंडेशन कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेटिनम के फीचर हैं। आरंभ के 2 बैच होते हैं, एक प्लेटिनम एक गोल्ड। और साथ ही साथ यदि आप प्री पास करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा भी आपका वापस आ जाता है। प्री पास करिए, जितना भी फीस आपने दिया है वो सारी की सारी फीस आपकी क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। पूरी फीस आपकी प्री पास करने के बाद वापस हो जाती है। और दूसरी बात, एक इसमें बैच होता है गोल्ड। मेरे भाई गोल्ड एक ऐसा बैच है, गोल्ड ऐसा बैच है जिसमें अगर आप देखें कि सिर्फ सिलेबस पढ़ने को मिलता है 1100 प्लस घंटे का, 2 साल की वैलिडिटी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, इतनी सुविधाओं के साथ गोल्ड है। कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मटेरियल आप एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत आपको गाइड किया जाएगा टीचर्स के द्वारा, या जो टेस्ट सीरीज होती है उसको छोड़कर कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है, कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ ये आपका प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करिए, पूरी जानकारी लीजिए, इनरोल करिए, ये कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो खुद से आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? आप चले जाइए studyIQ.com पर, www.studyIQ.com पर आप जाइए। फिर उसके बाद आप जाइए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप जाएंगे तो यहाँ स्टेट PCS पर, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे बैचेज आपके सामने होंगे। बैच के बारे में पढ़िए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और बैचेज में एनरोल करिए और मेरी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। नमस्कार।